नमस्कार। आज हम अवलोकन के प्रकार देखेंगे कि अवलोकन के प्रकार कितने हैं। गुडेवा हेड ने अवलोकन के जिन प्रकारों की बात की है वो वर्गीकरण यहाँ पर हम देख रहे हैं। कुछ सबसे पहले अगर हम कहें तो सरल अनियंत्रित अवलोकन है। उसके बाद उस सरल अनियंत्रित अवलोकन में भी सहभागी और असहभागी दो अवलोकन आते हैं। फिर दूसरा आता है व्यवस्थित अवलोकन। इसमें अवलोकनकर्ता व अवलोकित पर नियंत्रण रखा जाता है। आज हम सरल अनियंत्रित अवलोकन के सहभागिक अवलोकन को देखने का प्रयास करेंगे। सरल अनियंत्रित अवलोकन सामाजिक संबंधों व व्यवहारों के संबंध में अधिकांश जानकारी अनियंत्रित अवलोकन से अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है। इस विधि में उसे कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता होती है। वह किन्हीं अध्ययन यंत्रों का निर्माण करके तथ्य संकलन के अपने प्रयास को उन तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि अपनी तुरंत बुद्धि के अनुसार जिन तथ्यों को और जिस ढंग से एकत्रित करना उपयोगी समझता है उन्हें उस ढंग से एकत्रित करता चलता है। चूँकि इसमें न तो अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण होता है और न ही अवलोकित इकाई को किसी पूर्व निश्चित स्थिति में से होकर निकलना पड़ता है, इसलिए इसे अनियंत्रित अवलोकन भी कहा जाता है। इसके दो स्वरूप हैं, सहभागिक अवलोकन और असहभागिक अवलोकन। हम आज सहभागिक अवलोकन को समझने का प्रयास करेंगे। अवलोकन का यह एक प्रकार सहभागिक अवलोकन मानव शास्त्रीय अध्ययनों में पर्याप्त उपयोगी व प्रचलित रहा है। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग लिंडमैन ने 1924 में अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया था। यद्यपि उससे पहले भी ये विधि अवलोकन की विधि के रूप में प्रचलित थी। सहभागिक अवलोकन में अवलोकनकर्ता उस समूह विशेष जिसका उसे अध्ययन करना है का सदस्य बनकर उसके क्रियाकलापों को देखता है, उसके सदस्यों की बातचीत सुनता है और उनसे बातचीत करता है ताकि उनकी प्रतिक्रियाओं व विचारधाराओं को जाना जा सके। इस प्रकार वह समूह का सूक्ष्म अध्ययन, प्रवेशन व विवेचन करता है। गुडेवा हेड के अनुसार यह प्रक्रिया सहभागिक अवलोकन तब आरंभ होती है जब प्रज्ञक अपने को समूह का सदस्य स्वीकृत हो जाने के योग्य बना लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस समूह का अध्ययन हमें करना है उसी समूह का सदस्य अध्ययनकर्ता को बनना होता है और वह उस लायक अपने आप को बना ले कि उसे समूह की सदस्यता प्राप्त हो जाए, तब यह अवलोकन आरंभ होता है। लगभग इसी ढंग के विचार लुंडबर्ग ने भी दिए हैं कि सहभागिक अवलोकन में अवलोकनकर्ता यथासंभव उस समूह का सदस्य बन जाता है जिसका अध्ययन हो रहा है, अर्थात वह समुदाय में बस जाता है और उसके दैनिक जीवन में भाग लेता है, जैसे वेल्स एंडरसन ने अपने अध्ययन के लिए होबो लोगों के बीच जाकर रहा था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अवलोकनकर्ता का समूह के साथ इतना अधिक तादात्म्यकरण होना आवश्यक है कि उसे समूह के लोग समूह का ही सदस्य मानने लगे। इसके बिना वह अपनी भूमिकाओं को ठीक से नहीं निभा सकता है। जिस समूह में सहभागी बना जा रहा है वह छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। छोटा जैसे परिवार और बड़ा जैसे नगर। इसी प्रकार वह बंद समुदाय भी हो सकता है जैसे परिवार या जनजाति, और खुला समुदाय भी हो सकता है जैसे फैक्ट्री, कस्बा या नगर। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि समुदाय में अवलोकनकर्ता को ऐसी कौन सी भूमिका निभानी चाहिए कि यह सामुदायिक जीवन का संपूर्ण व निष्पक्ष चित्रण करने में समर्थ हो सके। इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर देना बहुत कठिन है। इसका कारण यह है कि अवलोकनकर्ता की भूमिका प्राय इस पर निर्भर करती है कि समुदाय की प्रकृति व आकार क्या है।
वह वास्तव में क्या जानना चाहता है, उसका स्वयं का व्यक्तित्व कैसा है, वह अवलोकन करने की क्षमता कितनी है। यदि समुदाय बंद अथवा छोटा है, तब उसमें रहकर क्रियाकलापों में भाग तो लिया जा सकता है, पर उसे एक पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकृति मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वह कुछ सीमा तक बाहरी व्यक्ति ही बना रहेगा। ये बात परिवार पर मुख्य रूप से लागू होती है। इसी प्रकार छोटे जनजातीय समाजों में अवलोकनकर्ता की उपस्थिति में दूसरे लोग अपने व्यवहारों के प्रति सतर्क हो सकते हैं। इससे उनके व्यवहारों में कृत्रिमता आ सकती है। छोटे समुदायों में इस अजनबीपन को मिटाने में अवलोकनकर्ता को कई महीने भी लग सकते हैं। इसके विपरीत यदि समुदाय बड़ा व खुला है, तो अवलोकनकर्ता के लिए उसमें घुलना मिलना अधिक आसान होगा। बड़े समुदाय में अन्य व्यक्ति उसके प्रति अधिक सतर्क व जागरूक भी नहीं होंगे। इससे उसे सही व यथार्थ सूचनाएं प्राप्त करने में आसानी रहती है। सहभागी का अवलोकन करने के लिए अध्ययनकर्ता के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वास्तविक सदस्यों की तरह सभी गतिविधियों में भाग ले। वह कोई ऐसी भूमिका निभा सकता है जो उस समूह में स्वीकृत हो, जिससे अन्य सदस्यों के क्रियाकलाप प्रभावित न हो रहे हों, और साथ ही उस भूमिका से उसे वे तथ्य मिल सकें जो उसके अध्ययन के लिए उपयोगी हों। अवलोकनकर्ता उस समुदाय में सरकारी कर्मचारी, इतिहासकार या घुमक्कड़ यात्री के रूप में जा सकता है। इसका एक बहुत अच्छा तरीका उस समुदाय में कोई ऐसी नौकरी करना है जिससे उसे अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में आने का अवसर मिल सके। इस तरह का कार्य रॉब ने एंटीसेमिटिज्म के अध्ययन में लंदन में एक पब्लिक हाउस में बार टेंडर की तरह से किया था। इसी प्रकार हार्टेंस पाउडर मेकर ने मिसिसिपी टाउन में निग्रो स्वेज संबंधों का अध्ययन करने के लिए राज्य के शिक्षा विभाग में विजिटिंग टीचर का पद प्राप्त किया। इससे वह दोनों समूहों के संपर्क में भी रख सकती थी और यह पद स्थानीय रिवाजों के अनुकूल भी था। इस सहभागिता के बारे में गुडे और हैट का कहना है कि सहभागिता के कारण अवलोकनकर्ता सदस्यों के साथ इस ढंग से जुड़ जाता है कि किसी भी घटना पर उसकी यही भावात्मक प्रतिक्रिया होती है जो अन्य वास्तविक सदस्यों की। इससे अवलोकनकर्ता को उनकी सही भावनाएं, अनुभूतियाँ, विचार व व्यवहारों के कारण समझने में मदद मिलती है। ये गहन अनुभव उसे ऐसी सामग्री प्रदान करते हैं जो अन्य प्रविधियों से प्राप्त नहीं हो सकती। सहभागी अवलोकन के बारे में जो दूसरा प्रश्न उठाया जाता है वह यह है कि अवलोकनकर्ता को उस समुदाय में अपना वास्तविक परिचय देना चाहिए या नहीं जिसका कि वह अवलोकन कर रहा है। और इस संबंध में भी दो प्रकार की विचारधाराएं पाई जाती हैं। प्रथम विचारधारा के समर्थक ये मानते हैं कि अवलोकनकर्ता को अपने वास्तविक उद्देश्य को छिपाते हुए समूह में घुलना मिलना चाहिए, क्योंकि उसके लोग सतर्क नहीं होंगे और उसे वास्तविक क्रियाकलापों की जानकारी आसानी से हो जाएगी। छद्म भूमिका द्वारा सहभागी अवलोकन न केवल मैलिनोवस्की आदि अनेक मानव शास्त्रियों ने विभिन्न जनजातियों का किया है, बल्कि प्रारंभिक सामाजिक सर्वेक्षणकर्ताओं जैसे जॉन हावर्ड व चार्ल्स बूथ ने भी किया है। दूसरी विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि अपने उद्देश्य को छिपाते हुए छद्म भूमिका द्वारा सहभागिता न केवल नैतिक दृष्टि से गलत है, बल्कि अवलोकित व्यक्तियों को अवलोकनकर्ता के प्रति शंकालु भी बना सकती है। यदि वे अवलोकनकर्ता पर संदेह करने लगेंगे तो उनका व्यवहार सतर्क व कृत्रिम हो जाएगा। इसके विपरीत यदि अवलोकनकर्ता अपना उद्देश्य बता देगा, तब न केवल उनका संदेह दूर हो जाएगा, बल्कि वह ऐसी अतिरिक्त जानकारी भी दे सकते हैं जो शायद अन्यथा नहीं मिल पाती। वस्तुतः इसके संबंध में भी कुछ निश्चित रूप से कहना कठिन है, क्योंकि यह अध्ययन के उद्देश्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करता है
कि अवलोकनकर्ता अपना उद्देश्य प्रकट करे या नहीं करे। विस्तृत व खुले समूह में यदि अवलोकनकर्ता समूह के केंद्रीय या प्रमुख व्यक्तियों को अपना उद्देश्य बताकर उन्हें विश्वास में ले ले, तब उसे अध्ययन में सहायता मिल सकती है। लेकिन किसी परिवार या जनजाति के लोग अपना अवलोकन होता जानकर या तो अवलोकनकर्ता को नकार सकते हैं या अपने व्यवहार में इतने सतर्क हो सकते हैं कि वास्तविक व्यवहार जानना कठिन हो जाता है। अगर हम यह कहें कि किसी भी तरह से अवलोकनकर्ता चाहे भूमिका को निभाए, चाहे छिपाते हुए या उद्देश्य को बताते हुए, वह समूह में इतना घुल मिल जाना चाहिए कि उसके लिए अन्य व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को सही रूप में समझना और यथार्थ अध्ययन करना आसान हो जाए। धन्यवाद।